साद रफीक, कल दिन में भी प्रॉपर उन्होंने मीडिया टॉक किया। तो इसमें उनका जो बयान है वो है कि पनामा लीक्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, हमें बोलने से नहीं रोका जा सकता, सबको आईनी हुदूद में रहना होगा, ऐसा कहते हैं साद रफीक। और साद रफीक का यही कहना है कि पूरी दुनिया में जो है पनामा लीक्स को इतनी अहमियत हासिल नहीं है और अब JIT में हमारी बेटियों को भी बुलाया जा रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने बात की। जबकि अगर मैं शॉर्ट न्यूज़ शामिल करना चाहूँ तो शॉर्ट न्यूज़ जो है वो है कि 15 जुलाई की बगावत में मुलविस तमाम अफराद को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, ऐसा कहते हैं तुर्क सदर। जबकि अगर अगली खबर में पढ़ूँ तो वो है कि जाहिद खान साहब कहते हैं कि इमरान खान इतना ही बोलें कि सेकंडों में झूठ साबित ना हो, ऐसा बयान दिया है जाहिद साहब ने। और रेमन डेविस के हवाले से यहाँ पर एक खबर है जो कि मैं डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगी, यह है कि रेमन डेविस के हवाले से हुकूमत और इदारे एक पेज पर थे, ऐसा कहते हैं सईद गनी। और डेफिनेटली रेमन डेविस का जो मामला है वो आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली उसके ऊपर कमीशन बनेगा और जो कुछ भी होगा वो डेफिनेटली हमारी हुकूमत या हमारे इदारे ही देखेंगे। जी, डॉन में क्या है? डॉन में ही से मैंने JIT की सारी डिटेल्स पढ़ी थी और डॉन में एक और चीज़ जो मेंशन की गई तारिक शफी के हवाले से, वही सेम चीज़ कि हम लोग सवाल जो हमसे पूछे जाते रहे, हम तमाम सवालों का जवाब दिया है, ये कहा जा रहा है तारिक शफी की जानिब से। इससे पहले हमने हसन हुसैन नवाज की भी यही बातचीत सुनी थी और ना सिर्फ उनकी जितने भी फैमिली जो शरीफ फैमिली है इसके लोग वहाँ पर पेशी के लिए पहुँचते हैं, उन सबका यही कहना है हमने तमाम पेपर्स भी दे दिए हैं, तमाम सवालात के जवाब भी दे दिए हैं, लेकिन इन तमाम ये चूँकि हॉट स्टोरी है तो सबसे पहले हम इसी को देख सकते हैं, डॉन पे भी और जंग पे भी। लेकिन इन दोनों चीज़ों को वही जिस तरीके से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि देखना ये है कि अब रिपोर्ट क्या पेश आती है, दोनों पार्टीज हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। चले, बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो लगता है बिजनेस रिकॉर्डर ने यहाँ पे मेरे दिल की बात जो है वो पब्लिश की हुई है, जो कि मैं अभी कह रही थी कि अवाम कहती है कि 10 जुलाई को क्या होगा, 10 जुलाई के बाद क्या होगा। मेन लीड लगाई है कि गवर्नमेंट कैशेज इन ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइस डिक्लाइन, तो डेफिनेटली इस हवाले से यहाँ पर एक मेन लीड लगी हुई है। और एक और यहाँ पर जो खबर है वो 1000 रैली इन हैम्बर्ग ओवर लूमिंग G20 समिट, तो जो अभी हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे। और दूसरा है कि डार ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ टारगेट, नो रीजनल पीस विदाउट पाकिस्तान, ऐसा कहते हैं मैकेन। जबकि अगर एक और खबर यहाँ मैं बिजनेस रिकॉर्डर से शामिल करूँ तो ये है कि मिक्स ट्रेंड विटनेस्ड, और ये खबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जो कि मिक्स ट्रेंड विटनेस के हवाले से है, जो कि आउटगोइंग वीक में एंड हुआ है इसका 30 जून 2017 को, ड्यू टू इन्वेस्टर कॉशंस और स्टांस ओवर प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। ये वही बात है कि जो हम कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टर खासे परेशान है कि जी अब हम क्या करें, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। खैर, तमाम जो अखबारात में खबरें थी वो हमने आपको बताएं कि आज की क्या क्या ताज़ा खबर थी, और अब मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल पानामा केस की JIT ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को भी आज तलब किया है। इसके अलावा आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या मेगा इवेंट्स आज होने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना तारिक, उनसे जानेंगे। जी राना तारिक, एक तो ये नजर आ रही है गहमा गहमी JIT के हवाले से कि आज अहम पेशियां होने जा रही हैं अहम शख्सियात की, और इसके अलावा कौन कौन से मेगा इवेंट्स आज होने जा रहे हैं शहर इक़्तिदार में, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर के बाद JIT का इजलास अभी उसकी सरबराह वाजिद ज़िया की सरबराही में शुरू होगा। इसमें आज सबसे इस्लामाबाद का सबसे मेगा इवेंट यही है, क्योंकि आज JIT में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हसन नवाज जो हैं वो तीसरी बार JIT के सामने पेश हो रहे हैं। कल हुसैन नवाज जो है वो छठी बार पेश होंगे। 5 जुलाई को जो है मरीम नवाज वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी जो है वो भी पेश होंगी पहली बार। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो भी पेश हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पेश हो चुके हैं, और इसहाक डार आज 3 बजे जो है वो JIT के सामने पेश होंगे। सबसे अहम जो कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से और तजिया नगारों की जानिब से कि इसहाक डार की पेशी जो है वो JIT के सामने बहुत अहम है। उनसे भी सवालात किए जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, हदाबिया पेपर मिल्स के हवाले से और चौधरी शुगर मिल के हवाले से। तमाम इसके अलावा यहाँ पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। नून के रहनुमा जो है वो भी कुछ ही देर बाद। अच्छा राना तारिक, इससे पहले भी हम देखते रहे हैं जब शरीफ फैमिली के लोग यहाँ पर मौजूद होते थे पेशी के लिए, तो उस टाइम भी यहाँ पर कारकुनान पहुंचते थे, लेकिन उन्हें यहाँ से जुडिशल एकेडमी से काफी दूर रोक लिया जाता था। तो क्या आज भी इसी तरह की सूरत हाल है? और सिक्योरिटी के हवाले से भी खास तौर पर बताइएगा।
जी बिल्कुल, फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर सिक्योरिटी के खातिर खास इंतजाम किए गए हैं। कारकुनों को एक स्पॉट है, वहाँ पर रोका जाता है और वहीं पर ही उनको नारेबाजी करने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि मीडिया के लिए एक जगह फेडरल जुडिशल एकेडमी के सामने मुख्तस कर दी गई है। यहाँ पर ही जो है वो जो भी रहनुमा नून लीग की जानिब से आता है तो उनको यहाँ पर ही मीडिया टॉक की इजाज़त दी जाती है, जबकि पुलिस की भारी नफरी और FC की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और सारे इलाके को जो है मीडिया के लिए खास किस्म की जगह मुख्तस की गई है। राना तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं की जानिब जो कि डेफिनेटली मौजूद होती हैं लाहौर शहर में, और वहाँ जानते हैं हुमा भट्ट से कि हुमा भट्ट क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज लेकिन सियासी और समाजी सरगर्मियों के बारे में जरूर जिक्र करूंगी। पहले मैं ये बता दूं कि मैं चाह तो ये रही थी कि आज मौसम का जिक्र करूं, क्योंकि रात को हुई है बस। फिर पहले आप मौसम का जिक्र कर दें हुमा भट्ट। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, नहीं, फिर पहले बात होगी मौसम जरूर चाह रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मौसम में प्रॉब्लम ये हो गई है कि हब्स बहुत ज्यादा है, हवा जरूर चलती है लेकिन उसके बिल्कुल भी आसार दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से धूप भी एक तो है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो लोग जो कि बाहर निकले थे और वो चाह रहे थे कि अभी भी थोड़ा सा इंजॉय करें इस मौसम को, लेकिन वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि एक तो वर्किंग डे तो है ही, लेकिन मौसम जो है वो बिल्कुल वैसे ही दोबारा अपनी जो डगर है उसी के ऊपर चल पड़ा है दोबारा से। और बिल्कुल सही हवा चलती है लेकिन उसके बिल्कुल असर नहीं होते हैं। लेकिन मैं जिक्र करूँ आज के मेन इवेंट्स की, उम्मीद महकमा मौसमियात ने भी अभी नीना नवीद दिल्ली के भी हम लोग यहाँ पर बारिश होगी। लाहौर में बिल्कुल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर में जो जिन्ना हॉस्पिटल में भावलपुर वाक़े के जो यहाँ पर ज़ख्मी मौजूद हैं उनके लिए यहाँ पर यकीनन ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी है और कल से अब तक जो यहाँ पर डेथ्स हुई हैं वो 200 से ऊपर जा चुकी है उसकी फिगर जो है, और अभी भी डॉक्टर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कि यहाँ पर ज़ख्मी मौजूद हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। स्पेशली वो लोग तमाम ज़ख्मी जिनकी जो जले हुए हैं 32% या उससे थोड़े से कम है, उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो ज़ख्मी एडमिट किए गए हैं क्योंकि जो मुल्तान और भावलपुर से सीवियर किस्म के ज़ख्मी थे वो यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल में लाए गए हैं, तो इस वजह से उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जो कि जिनके लिए यहाँ पर अभी स्किन डोनेशन जो है उसके लिए अपील भी की गई है, और साथ में अमेरिका से आज आ भी गई है यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जिसके लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, उन तमाम की सर्जरी जो कि रुकी हुई थी स्किन ना होने की वजह से, तो आज वो उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। जी, अच्छी खबर दी हमें कि वहाँ पर जितने लोग थे जिनकी सर्जरीज अभी तक रुकी नहीं थी, अब वो उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा आज। इसके अलावा हुमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही थी। हमें आज मौसम के हवाले से काफ़ी अच्छा कलर पहना हुआ था उन्होंने, और खुश थी कि बहुत अच्छा मौसम है और हब्स हो रहा है, तो मैंने यही कहा कि शायद बारिश हो जाए, तो कह रही है नहीं, आज महकमा मौसमियात ने बारिश की किसी किस्म की कोई पेशगोई नहीं की हुई है। नाज़रीन, लाहौर और शहर इक़्तिदार के बाद अब रुख करते हैं कराची का और जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं वकास खान उनसे कि शहर कायद में आज क्या क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। वकास खान बताइएगा हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को कि आज क्या क्या होने जा रहा है, कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जो आज कराची में होंगे। वकास से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है क्योंकि JIT वहाँ पर चल रही है, और इस तरीके से लाहौर की जिस तरीके से हमें हुमा ने बताया कि ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा है, और मौसम में देख रही हूँ ईद से ही सभा वहाँ पर बड़ा अच्छा चल रहा है और बड़ी लोगों ने इन्जॉय की ईद। यहाँ पर शुरू में तो गर्मी रही, लेकिन ईद के तीसरे चौथे दिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया था, तो लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया है। फिलहाल हम ये आपको कह सकते हैं कि कल पूरा हफ्ता गुजरने के बाद ईद खत्म हो चुकी है और अब हम आगे की जाने बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरी भी आपको बताएंगे। जी सबा जी। अच्छा, कराची में बारिश तो खत्म हो गई, मगर बारिशों के बाद मलीर मिल्लत टाउन मसाइल की आमाजगाह बन गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि गंदगी के बायस दुकानें बंद और इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़कें और गलियां धंस जाने से सीवरेज का निजाम भी धर्म भरम हो गया। घरों के आगे गंदगी से ताफून और बीमारियां फैलने लगी। लियाकताबाद में भी कीचड़ ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है, और कराची के हर शहरी की आवाज यही है कि भाई इधर बारिश होती नहीं है, उधर गटर भर जाते हैं, उधर गलियां भर जाती हैं, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। कोई तो आओ और ये इकदाम उठाओ, शहर कायद को साफ करो। और जिस तरीके से मैं ईद की बात कर रही थी कि खत्म हो चुका है पूरा हफ्ता ईद का, ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लेकिन बच्चों की मौज मस्ती
मस्तियां अभी भी जारी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों ने वीकेंड पर तफरी का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख किया और खूब मौज मस्ती की। जानवरों की अटखेलियों से लुत्फ अंदोज होते रहे। यादगारी लम्हात को मोबाइल के कैमरों में महफूज भी किया गया। और बच्चों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी ईद अभी तक जारी है और एक हफ्ते तक जारी रहेगी और दावतें चलती रहेंगी। आगे बढ़ते और एक दफा फिर से बात कर लेते हैं कराची की। कराची में मौसम ने रंग बदला तो साहिल पर आए शहरियों के लिए संडे फंडे बन गया। बच्चे और खवातीन सभी साहिल पर पिकनिक को यादगार बनाते रहे। हर सू खूबसूरत नजारों और ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। बच्चों ने समंदर की लहरों पर खूब मौज मस्तियां भी की। बैरून शहर से आने वाले भी कराची की शान साहिल पर पहुंचकर खुश दिखाई दिए। और जब मुझे खबर पता लगी थी ना कि जी सीवीओ पर ईद के दिनों में जो है वो पाबंदी लग गई है, तो मुझे एक तरीके से बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो लोग जिनकी तफरीही सीवीओ है, जो ईद पे जाते ही सीवीओ है, बेचारे वो क्या करेंगे। अगर प्रॉपर वहाँ पर सिक्योरिटी रखें और प्रॉपर वहाँ पर लोगों को गाइड करें और प्रॉपर जो है हम स्पॉट बनाएं लोगों की टेक केयर के लिए, तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को साइड पे रखें तो लोगों को खुद भी होशियार रहना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। जो बिना सोचे समझे खुश होते फ्रेंड्स के साथ आते हैं ज्यादातर लोग, तो फिर वो आगे की जाए फैमिली की जानिब या फिर छोटे बच्चे भी फैमिलीज के साथ होते हैं, आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो नुकसान का बाइस भी बनता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है शो में एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने। वेलकम बैक नाज़रीन। यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से बात करेंगे। वजीर आजम के बड़े बेटे हसन नवाज आज एक बार फिर JIT सामने पेश होंगे। इससे कबल नवाज शरीफ के रिश्तेदार तारिक शफी पेश हुए और अपना बयान कलमबंद करा चुके हैं। JIT के सामने शरीफ खानदान की पेशियां जारी हैं। नवाज शरीफ के रिश्तेदार तारिक शफी JIT के रूबरू हाजिर हुए और आज हसन नवाज की पेशी है। इससे पहले हसन नवाज से 2 बार JIT पूछगछ कर चुकी है। इतवार को तारिक शफी की पेशी के मौके पर मुस्लिम लीगी कारकुनान की मुख्तसर सी तादाद जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद थी। तारिक शफी गैर मुमालिक में शरीफ खानदान के कारोबारी उमूर की निगरानी करते रहे हैं और पहली तफ्तीश 15 मई को की गई थी। JIT 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी और इसने मरियम नवाज को 5 जुलाई और हुसैन को कल तलब कर रखा है। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज एक बड़े अरसे के बाद हम वापस आए हैं और वापस आने के बाद पहली दफ़ा आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और दोबारा से हमारा शो शुरू हुआ है और दोबारा से आप हमारे शो में तज्ज़िया और तबसरे के लिए मौजूद हैं, उसके लिए बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक। क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सबा। ये पहला इदारिया मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जंग का है। पानामा के समय बताया बहुत बड़ा ये चल रहा है। शकूक, इसका उन्वान यही है कि शकूक व शुबहात का अजाला नागुज़ीर। हम देख रहे हैं कि पानामा केस में गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन की जानिब से भी रोज़ाना कोई ना महाजराई क्रिएट की जाती है कि भाई ये वो कहते हैं कि इसमें JIT पर बात सब शुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। आज जो है हसन नवाज की पेशी है, इसाक डार की पेशी है। इदारे ये कहते हैं कि अगर 70 साल तारीख में हुक्मरान जमात का इस तरह का एहतसाब कभी भी नहीं हुआ और अगर शफाफ तरीके से गैर जानिबदाराना अंदाज में ये हो गया तो बदउनवानी के हवाले से इसके असरात जो है बहुत मौसर और मुस्बत होंगे और मुल्क में इसका सफाया मुमकिन होगा। लेकिन साथ ही ये भी बहुत इसको मेंशन किया गया है कि अगर शकूक व शुबहात रहे, सवालिया निशान इस पर रहे तहकीकात पर, तो फिर ये फैसले वैसे ही होंगे जो परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के दौर में जो अदलिया के हवाले से फैसले हुए थे और ये गैर मोतबराना फैसले तस्वुर किए जाएंगे। तो इसके हवाले से ये भी कहा गया, इदारिया ने ये भी एक पॉइंट आउट किया है कि रिपोर्ट आ रही हैं कुछ के JIT को उन फाइल्स को शमूल हुआ SCCP की फाइल चौधरी शुगर मिल्स केस की, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया और उनसे साइन करा लिए गए। ये इस तरह के अगर कार्रवाई होगी तो फिर इस रिपोर्ट पर जो है वो सवाल उठेंगे। तो इदारिया ने यही कहा है कि एक तो ये कि इस केस में बाज तबसरा निगार ये कह रहे हैं कि ये मछली पकड़ने के मुतरादिफ है ये तहकीकात। तो इदारिया कहता है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ अंदाज में होने चाहिए ताकि इसके असरात जो है वो मुरतब। नफीस भाई यहाँ पे एक चीज,
आपने जिस तरीके से मेंशन किया कि शकूको शुबहात नहीं रहने चाहिए तो इसके मज़बत असरात होंगे, अदरवाइज वही जो हम हिस्ट्री में देखते आए हैं, फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। अब मुझे एक बात बताएं, जो ये पूरी तहकीकात हो रही है इसमें आप भी डेली बेसिस पे जो हो रही हैं पेशियां या फिर जिस तरीके से जो भी इसकी पेशरफ्त होती है आप उसको देखते रहते हैं, ये चीज मुझे बताइएगा, आपको नहीं लगता कि ये सामने आने के बावजूद अगर शफाफ तहकीकात हो भी जाती हैं, कोई ना कोई एक जुमला, कोई ना कोई तनकीद के निश्तर फिर भी दूसरी जानिब से आते रहेंगे, ये हमारा काम है, ये इसमें उलझ के रह गए हम, तो फाइनली अवाम तो फिर पिस गई। अवाम को तो अभी तक नहीं पता, अवाम ने अपने सारे मसाइल पीछे छोड़ के खबरों में सिर्फ और सिर्फ JIT देखना शुरू कर दिया, अपने मसाइल भूल गए बेचारे। वो क्या भूल गए, हमारे हुक्मरान भूल गए। लेकिन इस पूरी चीज के बाद आखिर में फिर भी अगर वही शकूक व शुबहात रहे, वही सेम फैसला आना है या फिर वही सूरत हाल रहनी है, तो फिर फायदा नहीं पूरी। देखिए इदारे, बिल्कुल आपका सवाल बहुत सही है कि शक व शुबहात खत्म होने चाहिए। और ये देखें हमारे यहाँ ये तो ट्रेंड रहा है कि हम जब हमारे फैसला हमारे हक में आ जाए तो उसे फौरी तौर पर कबूल करते हैं, वाह 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 सही है। लेकिन अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो हम उस पर तनकीद करते हैं और हम कहते हैं ना, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये कोई ऐसा मामूली बात नहीं है। अगर ये फैसला आया और हुकूमत, देखें गवर्नमेंट की तरफ से अदारिया तो ये कहता है कि ये अवाम में भी तशवीश की लहर है इस हवाले से कि यार शफाफियत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही नेगेटिव सिग्नल्स कुछ आ रहे हैं। क्योंकि हम कल देखा साद रफीक की तकरीर हमने देखी, बड़ा उन्होंने जो उनकी टायरेट थी वो बड़ी अगेंस्ट। भाई डेफिनेटली साद रफीक के हवाले से ही बात करूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब ये JIT बनी थी पैदाइशी तौर पर ही ये मुतनाज़ हो गई थी, हमें जब से इसके ऊपर जो है वो शुकूक व शुबहात है, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा और अब तो बेटियों को भी JIT में बुलाना शुरू कर दिया है। ऑल दो कि ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान में है, ऑल दो कि JIT की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है तमाम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। ये बताएं कि ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक 19 ग्रेड का अफसर प्राइम मिनिस्टर से या उनकी फैमिली से सवालात कर रहा है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आने वाली सियासत पे और बैनुल अक़वामी तौर पे क्या जाएगा? देखें ये बहुत सही बात है सबक, ये इदारिया मैंने अभी पहले भी डिस्कस कहा कि 70 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी के सामने पेश हुआ हो, ठीक है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक रवायत कायम कर दी है आगे। ये चाहे इसका फैसला कुछ भी आएगा, ये तो बहरहाल डेवलपमेंट जो है बहुत पॉजिटिव है हमारे मुल्क में एहतसाब के हवाले से। अब हम उम्मीद करते हैं कि JIT क्योंकि 10 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने जा रही है, उसके बाद देखें अदलिया क्या फैसला देती है, कोई बड़ी उसमें बेंच बैठेगी, क्या करेगी, जो भी फैसला आएगा। लेकिन अब तक की जो रिवायत कायम हुई है, अब देखें मरियम नवाज को 5 तारीख को तलब कर लिया गया और वो पेश होगी, तो ये ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये मिसाल है, हमें इस चीज को तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपने आप को पेश किया है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और बड़ा अहम इशू है जो हम भूली बिसरी एक दास्तान थी रेमंड डेविस की, वो ताज़ा हो गई है। उनके ये जो उन्होंने किताब लिखी है द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ आई लेड इन द पाकिस्तानी प्रिजन एंड इग्नाइटेड डिप्लोमेटिक क्राइसिस, ये उन्होंने उसमें बड़े इंकिशाफात किए हैं। इदारिया ये कहता है कि ये पूरी मुकम्मल तो नहीं है क्योंकि इसमें कुछ उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट ने सेंसर भी किया है इसके हवाले से, लेकिन जो भी उनके इंकिशाफात हैं उन्होंने ये इसमें रिवील किया है। हमने देखा था उस वक्त 2011 का ये केस था जब ये लाहौर में इन्होंने 2 बंदों को शूट डाउन कर दिया था, गन डाउन, और वो फिर एक इनकी हिफाजत के लिए गाड़ी रॉन्ग वे से आई थी, उसने इबादुर रहमान नामी शख्स को कुचल दिया, तो 3 बंदे इसमें हलाक हुए थे। और रेमंड डेविस को 2.5 मिलियन की रैंसम के बाद, जो रैंसम क्या वो जो बहा होता है अदायगी के बाद, लेकिन वो पूरा प्रोसेस जो एक वेक प्रोसेस था, उस पर सवाल उठते रहे। डेफिनेटली वो जो 23 करोड़ वाला मामला है, वो जो दियत वाला मामला है, डेफिनेटली आपको याद होगा कि उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हमने तो नहीं दिए। जी अभी तो वही कहते हैं। अब ये वाली जो सिचुएशन है, नहीं अब इसमें तो बहुत सारे मामला है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो रेमंड डेविस ने अब जो ये किताब पब्लिश की है और उसमें जो अपनी आप बीती बयान की है, उसके बाद मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी और सहाफ़ी ऐसा ज़रूर लगता है कि इसके मुतालिक ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए, चाहे आप अमेरिकन कोर्ट्स में केस चलाएं, चाहे आप पाकिस्तान बुलाएं, लेकिन एटलीस्ट पूछना ज़रूर। यहाँ मैं सिराजुल साहब की भी स्टेटमेंट कोट करूंगा, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि इस मामले में भी कहीं ना कहीं करप्शन हुई, लेकिन ये बात ये सामने आई बात है कि पहले पाकिस्तान ने पे किया, पाकिस्तान की एजेंसी कहीं और से बात नहीं आई, अगर वहाँ से आती है तो धांधली हुई है।
ठीक है, सही कह रही हैं। लेकिन अभी ये बात सामने आई कि किसी एजेंसी ने हमारे यहाँ से पे किया और फिर अमेरिकन को वो बिल पेश कर दिया गया, उन्होंने फिर वो पे किया। ये बहरहाल ये बातें हैं, इसमें कोई उसकी सदाकत नहीं है, मुझे नहीं इसकी वो तस्दीक कर सकता मैं इस मामले में, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के। लेकिन ये बात क्लियर है, इदारे ये लिखते हैं कि ओपेक रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका की, इसको क्लियर करना चाहिए। हमने देखा 9/11 के बाद से जो है एक गिलाफ है सीक्रेसी का, और ना समझ में नहीं आता कि हमारे रिलेशन कहाँ जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि एबटाबाद का इंसिडेंट हुआ हमारा, ये इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये इदारे ये कहते हैं कि रेमंड डेविस ने जिन जिन लोगों पर उंगलियां उठाई हैं उनको सामने आके अपने आप को क्लियर करना चाहिए। और ये बात क्लियर, सबसे बड़ा सवाल, और ये मुझे बड़े अच्छी ये पॉइंट लगा कि उन्होंने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारी जेन्युइन इंटरेस्ट है क्या, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप आए और दो अहम टॉपिक और दो अहम एडिटोरियल आज आपने डिस्कस किए। जी सादिया, क्या है नेक्स्ट हमारे पास? टॉप वर्ल्ड स्टोरीज। नाज़रीन, आपको बताएं बॉक्सिंग की दुनिया का बड़ा अपसेट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के जयफॉन ने 11 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन फिलिपाइन बॉक्सर मैनी पैक्वाओ को शिकस्त देकर WB और वेल्टर वेट टाइटल जो है वो जीत लिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये नाम याद किया। अच्छा, मनीला में शायकीन ने पैक्वाओ की शिकस्त पर मायूसी का भी इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं इनकी मायूसी। का हिस्सा है, लेकिन जीत जाए तो मजा बड़ा आता है। नाज़रीन, नजर डालते हैं कुछ आलमी खबरों पर भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। बात कर लेते हैं हमारे शो की थीम की, जो कि है नेल आर्ट। और नेल आर्ट की अगर बात की जाए तो नेल आर्ट का जुनून आजकल जोरों पर है। लड़कियां नित तरीके से नाखूनों में रंग भरती हैं, जो देखने में है बेहद खूबसूरत और दिलचस्प लगते हैं। जी हाँ, मगरब से आया ये फैशन कम उम्र लड़कियों में तो खास तौर पर मशहूर हो रहा है। ऐसे ही एक जोहा है जिन्हें नेल आर्ट कराने पर का बहुत शौक है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से अपने शौक को पूरा करते हैं। My name is Zoha. I'm a student and I've always loved arts and all the funky things. So I was really excited and I'm really excited when it comes to nail art and stuff. पहले जब मेरे पास नेल रिमूवल ही होता था सिर्फ, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था, तो अक्सर मैं छोड़ देती थी, मगर मुझे करने का बहुत दिल चाहता था, बट मैं नहीं कर पाती थी उस वक्त। बट नाउ लाइक नेल रिमूवर आ चुका है, लाइक लगा देते हैं, वो खुद ही उखड़ जाता है वहाँ से। सो इट्स रियली इजी फॉर मी। अब मैं वो लगा देती हूँ एंड जब मैं आती हूँ पार्टी से या कहीं से तो मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे स्कूल में अलाउ नहीं है ये सब। मोस्टली जैसे स्ट्राइप्स या कोई प्रिंट टाइप होता है वो मोस्टली कराती हूँ, या फिर मैं वो बहुत रखती हूँ। मैं अपने कपड़ों की मैचिंग से बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ। आई रियली लाइक दोज ब्राइट कलर्स लाइक लाइम ग्रीन एंड दोज शॉकिंग पिंक कलर्स। इसमें अलग अलग तरह से आता है, नेल्स बने हुए भी मिलते हैं, मगर दैट्स नॉट फन फॉर मी, बिकॉज जब वो उखड़ते हैं तो आपके जो ओरिजिनल नेल्स होते हैं वो फिर बहुत ड्राई लगते हैं। सो मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें ब्रशेस भी आते हैं अलग तरह के, सो यू कैन जस्ट मेक इट एट योरसेल्फ। 3D आर्ट भी आ गया, बट इट्स रियली हार्ड, लाइक वो सिर्फ मैंने वीडियोज में देखा है। I went to my friend's party basically and वहाँ पे मैंने नेल आर्ट करा था। It was just stripes, वो मैंने स्ट्राइपिंग टेप से उस वक्त करा था। And but everyone was so amazed because they thought मैंने उससे ब्रश से करा है। But I didn't really do anything, so I just didn't tell them and everyone was like मुझे भी कराना है, मुझे भी करके दे दो। Twice in a week मैं ऐसे सर्च करती रहती हूँ ताकि I stay up to date with all of the trends because I'm really excited when it comes to all of this. So I want to stay up to date and thankfully मेरी मम्मा मुझे इसमें encourage करती हैं, so she brings all of those nail tools which is really good for me.
तो कितना इंटरेस्टिंग है ये, मतलब पेंट की तरीके से ही है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए नाखून होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के वो होते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे से नेल्स होते हैं। और लेकिन उसके अलावा नाज़रीन को एक और चीज बताते चले, हम जिस तरीके से नेल पेंट आया है, इसी तरीके से कुछ नए तरीके से फेक नेल्स भी आए हुए हैं जो बिल्कुल भी नहीं हटते और बड़े खूबसूरत लगते हैं लगने के बाद। और मुझे लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये सब करने के बाद लोग काम कैसे करते हैं? मैं पहले से ये बात सोच रही हूँ, मतलब ये इतना सब कुछ उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग काम नहीं करते, मतलब जब आपने नेल आर्ट बना लिया या नेल पेंट कर लिया तो डेफिनेटली आप एक पार्टी में जाएंगे और एंजॉय करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर शो मारेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके बाद आपके डेफिनेटली उसको रिमूव करेंगे और फिर जो आपने काम करने वो काम करेंगे। बहरहाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है नेल आर्ट, इनको भी पसंद है, और मेरे ख्याल में हर लड़की को नेल आर्ट बहुत पसंद है, लेकिन अगर अच्छा हो, नीट हो, क्लीन हो तब। अच्छा जनाब, अब कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। और आज के दिन यानी 3 जुलाई 1839 को अमेरिका में पहला स्टेट फंडेड नॉर्मल स्कूल बनाया गया था। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा वाला पहला कौन सा था? नॉर्मल स्कूल्स उन सेंटर्स को कहा जाता है जहां ग्रेजुएट्स को टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूल का मकसद ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऐसा उस्ताद बनाना था जो आने वाले दिनों में नौजवान नस्ल की कुछ इस तरह तरबियत करें कि जिससे माशरा संवर जाए। 3 जुलाई 1839 को बनने वाले इस स्कूल के बानी हॉरेस मैन और जेम्स जी कार्टर थे। अमेरिका में स्टेट फंडेड नॉर्मल स्कूल बनने के बाद एशिया, यूरोप और जनूबी अफ्रीका में मुख्तलिफ नॉर्मल स्कूल्स तामीर किए गए जो माशरे में इस्लाह का बाइस बने। चलें जी, बड़ी अच्छी, तो हमने बता दी आपको जी। बड़ी अच्छी चीज़ एक जो सामने आई थी आज के दिन में, वो कह रही थी बड़ी अच्छी चीज़ थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे की जाने बढ़ी, और अब इतने सारे स्टेट फंडेड स्कूल हम देखते हैं। नॉर्मल स्कूल, मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें ये नॉर्मल वर्ड क्यों लगा हुआ था भाई? नॉर्मल वर्ड इसलिए इसमें लगाया हुआ था क्योंकि डेफिनेटली वो नॉर्मल लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। यस डेफिनेटली उनकी आवाम के लिए है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, इसके बाद मिलवाएंगे आपको नेल बार की ओनर अनीशा यूसुफ से। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं नेल्स के ऊपर, खास तौर पे किस तरीके से उनको सजाया या संवराया जा सकता है, या जिस तरीके से उनको साफ सुथरा रखा जा सकता है। हमारे स्टूडियोज में इसी पर बात करने के लिए मेकअप स्टाइलिस्ट शबाना मर्चेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शबाना मर्चेंट, आप यहाँ पर आई हम लोग के। वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, मुझे बताएं, अगर हमारी नेल्स की थीम है, हम वैसे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हम जिस तरीके से 35 ईयर्स से सारी चीजें नोटिस करते हुए आ रहे हैं, और किस तरीके से मतलब हेयर में भी, मेकअप में भी, नेल्स में भी, और फिर मैनी पेडी, ओवरऑल जो ब्यूटिशियन का एक कंप्लीट पैरा होता है उस पर पूरा उतरती हैं आप। किस तरीके से काम शुरू किया, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। किस किस के साथ काम किया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ आपने काम किया, तो जरा वो भी बताइएगा पहले। लेकिन 35 इयर्स का सफर है, लेकिन बहुत छोटा लगता है अभी भी, बिकॉज आई हैव टू लर्न मोर एंड मोर। तो आई एम वेरी कीन एंड आई एम वेरी, आई लव माई प्रोफेशन। और पूरी दुनिया से कोर्सेज किए, स्किन, हेयर, नेल्स, सब चीज़ों में। अब जो एक्रेलिक नेल्स, नेल आर्ट चल रहा है, वो मैंने आज से 20 इयर्स बैक लंदन से किया था, और उसके बाद फिर अमेरिका से उसके और कोर्सेज किए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल। और स्किन में भी पहले इतना नहीं था, और अब आहिस्ता आहिस्ता। तो आई वर्क ऑल द गुड ब्रांड विद पाकिस्तान। I did with all the celebrities, film stars, TV stars. आपका भी मेकअप किया हुआ है for the modeling. Zenimax की शूट्स की थी। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेरे लिए ऑनर की बात है कि आई वॉज अ पर्सनल ब्यूटिशियन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो फॉर 22 ईयर्स। सो आई वॉज अ पर्सनल ब्यूटिशियन, उनके साथ ट्रैवल किया, बहुत कुछ सीखा, उनका हेयर डू, मेकअप, आई यूज्ड टू डू इट, हर फेशियल्स, एवरीथिंग, एंड शी यूज्ड टू हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन मी। बिकॉज जब आप बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, और बिकॉज आई एम एजुकेटेड, तो मैंने हर चीज को पहले ब्रांड को पढ़ती हूँ, फिर उसके ये बहुत अच्छी चीज है कि हर ब्रांड को स्टडी करने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद फिर उसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं ताकि उसका सारा कंप्लीट हमें नॉलेज है, देन वी अप्लाई ऑन द क्लाइंट। राइट। अच्छा, डेफिनेटली शबाना, अभी आपने कहा कि एक्रेलिक पे भी आपने काम किया, और इतने सालों पहले आप लंदन गई थी, तब यहाँ पर इतना ज़्यादा सिनेरियो भी नहीं था नेल पेंटिंग का और नेल आर्ट का, और तब आप जाके सीख कर आई।
तो क्या समझती हैं कि जब आपने उस टाइम पर सीखा था और अब जो यहाँ पे नेल आर्ट हो रहा है उसमें मजीद जिद्दत आ गई है, मजीद जबरदस्त काम हो रहा है, मजीद इन्वेंशन लेकर आए हैं, मजीद क्रिएटिव वर्क लेकर आए हम लोग? इट्स बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग नाउ। ओके। और इट्स बिकम मोर इजी नाउ। अच्छा। बिकॉज उस जमाने में हमारे पास मटेरियल्स की शॉर्टेज होती थी। हम जब लंदन जाते थे या अब्रॉड रहते थे, हमारे सूटकेस में हेयर कलर्स उस वक्त ब्लॉन्ड शेड्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते थे। हमें मेकअप, बिकॉज आई यूज विद द ब्रांड्स ऑफ मैक एंड लॉरियल आई वर्क विद, तो वो ब्रांड्स लाना, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटीज के साथ काम करना होता था, सो आई यूज्ड टू ब्रिंग द गुड brands and I used to introduce them also. अभी बहुत सारे टीवी स्टार, फिल्म स्टार्स जो मेरे क्लाइंट हैं, उनको मैं जिस ब्रांड पे ले आई हूँ वो स्टक हो गया कि वाह, इट्स 24 आवर्स मेकअप, इट्स वाटरप्रूफ मेकअप। सही। जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि मैं हर ब्रांड को कम्प्लीटली पढ़ने के बाद और उसके बाद फिर किसी को रिकमेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कि आप बेस्ट चीज़ ही रिकमेंड करती होंगी अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा कि 20 ईयर्स बिफोर आप लंदन में ये जो नेल आर्ट वर्क अब पाकिस्तान में हो रहा है, ये हो रहा था। वैसे आपने ये मुझे नई बात बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 5-6 सालों में ही ये चीज़ ज़्यादातर लोगों में आई है, या फिर ये सेलिब्रिटीज़ करते थे ज़्यादातर, और अब ये है कि ईजी हो गया है, हर चीज़ अवेलेबल है। इसके स्पेशली वो जो एक टूल्स भी मैं देख रही हूँ, बहुत कोई पेन है और फिर कोई लाइट से ब्रशेस हैं, ये सारी चीजें अब अवेलेबल हैं, लिहाजा ज्यादा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि नेल्स की इंपॉर्टेंस है क्या? बेसिकली हम हाथ बात करते हुए कुछ लोग हाथ ज्यादा यूज करते हैं, क्या कितना ज्यादा इसको रखना या कितना ज्यादा दिखना चाहिए? मैं आपको बताऊं, टॉप टू टो योर ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी जीरो। इट्स अ क्राउन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपका सर का ताज आपके बाल हैं। आप जितने अच्छे कपड़े पहने, अगर आपका बाल अच्छा कट नहीं है, कलर नहीं है, प्रॉपर्ली ब्रशेस नहीं हुए हुए, इट वोंट लुक नाइस। आपकी आईज, आपकी नोज, आपके लिप्स, अगर लिप कलर नहीं अच्छा लगा, लिपस्टिक अच्छी नहीं लगी हुई, आपने सही तरह से ब्लेंडिंग नहीं की मेकअप की, ठीक है, इस तरह फिर आपके ऑल पार्ट्स, आपका नेल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर कितना इन हो गया। सही। पहले पास नहीं थे। हाँ, हम लोग बात करें नेल आर्ट की और नेल पेंटिंग के हवाले से, तो जब भी मैंने आपको देखा कभी फैशन शोज़ पे या डिफरेंट सिनेरियोज में जब भी देखा, तो यूजुअली ये होता है कि जो नेल आर्ट या जो नेल पेंटिंग हम लोग फैशन शोज़ पे कर रहे होते हैं, या जितनी खूबसूरती से वहाँ पर उसको डिज़ाइन किया जा रहा होता है, या जितनी खूबसूरती से वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग उस तरीके से दोबारा से उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर एक मॉडल ने वो नेल आर्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली इट गोज रॉक, इट लुक्स नाइस, और वो उसको कैरी भी कर लेती हैं। तो इसमें ये मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से बेहतरीन तरीका होता है कि आपने कोई नेल आर्ट देखा और अब आपने उसको अप्लाई करना है, तो आप घर पे भी कर लेंगे, या फिर कौन सा ऐसा सलून है या फिर कौन सी ऐसी टिप है जो आप देना चाहेंगी कि उससे, क्योंकि नेल आर्ट तो हर कोई कर लेता है लेकिन वो नीट नहीं होता है। एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक सैलून्स हैं, ब्रांड्स हैं बड़े जो कर रहे हैं, उनके यहाँ क्वालिफाइड लड़कियां हैं, एक्सपीरियंस लड़कियां हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सेकेंडली, अब नेल आर्ट वाले नेल्स मिलते भी हैं, आप घर ले आए, उसको स्टिक ऑन कर लें, पार्टी में गए, उसके बाद आपने निकाल दिया आपके ड्रेस के साथ मैचिंग, क्योंकि एवरीडे आप नेल कलर नहीं चेंज कर सकते। यही इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, अगर आप टीवी शोज कर रहे हैं, फैशन शोज कर रहे हैं, डेली आपका कलर चेंज हो रहा है, कभी लाइट कभी डार्क, तो इट्स बेटर कि वो स्टिक ऑन वाले उस पर नेल आर्ट हुआ है। अब तो इतना ईजी हो गया है। हमारे जमाने में तो हम चीजें ढूंढते थे, डायमंड चीज लग रही हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स बन रहे हैं, फिर देन वी हैव टू ड्राई दैट पार्ट, फिर अगर नेल चिप हो गया उसको भी मैं रैप करती थी, वो कोई नहीं करता था पूरे पाकिस्तान में। नेल चिपिंग करना जी, फिर एक्सटेंशंस लगाना, नेल चिपिंग की बात मैं बिल्कुल शुरू में इंट्रो में करी कि इस तरीके से भी होता था जी। शबाना, इस ओवरऑल का मतलब है क्या, प्रोसेस क्या है इसका? मतलब आपने फर्स्ट स्टार्ट किया पहले हल्का सा, बल्कि शाइनर तो मेरे ख्याल से लास्ट में लगता है आपके, सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर आपने नेल कलर अप्लाई किया, फिर कुछ आपने डायमंड टीज लगाने के बाद फाइनली एक और शाइनर की कोड लगता है, तो मुझे ओवरऑल जरा इसका प्रोसेस अगर आप बताएं। देखिए, या तो आपके नेल्स इतने उस मिड लेंथ के हों कि इसके ऊपर नेल आर्ट हो जाए, क्योंकि अब तो मैगजीन्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, फेसबुक है, तो मीडिया इज टीचिंग यू सो मेनी थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है उन सबसे ज्यादा, अगर मैं फेस टू फेस आपसे पूछूं, 35 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो मुझे ज्यादा एक अच्छी चीज मिल, तो वो ये होता है कि नेल्स पहले आपने डिजाइन, कलर सब पसंद कर लिया, फिर उसके बाद पहले तो बेस कोट लगता है, फिर उसके साथ ब्लेंडिंग होती है। आजकल स्मजिंग, ब्लेंडिंग, ग्लिटर्स का बहुत हो गया, आजकल ग्लिटर्स नेल्स बहुत चल रहे हैं। अगर आप पूरे हाथों में नहीं कराएं तो एक फिंगर, आपकी जो रिंग फिंगर होती है, या आपकी जो इंडेक्स फिंगर, उसको जो ज़्यादा प्रोमिनेंट आपका हो,
उसको आप ग्लिटरिंग कर ले, उसमें डायमंड चीज लगवा लें, फिर आप रिंग ऐसी पहने कि जो आपके हाथों को, देखिए ना रिंग तो कितने साल पुरानी है, वो इसी थी कि आपके हाथों को ज्यादा आप कहीं जा रहे हैं तो आपका हाथ जो है वो आपका ज्यादा, क्योंकि लोग देख रहे हो तो प्रोमिनेंट होता है। इस तरह आपने चप्पल स्टार्ट हो गई है तो चप्पलों के साथ अब पेडिक्योर, टो नेल्स भी होने लगे नेल आर्ट में। उसमें भी होता है कि एक आपने जो थंब नेल है उसको ग्लिटरी कर दिया एंड इट लुक्स वेरी। अच्छा, मैं ये पूछूंगी आपसे कि नेल आर्ट की डेफिनेटली सेवरल टाइप्स हैं, आप जैसे चाहें अपने नेल को बना लें, जैसे चाहें उसके ऊपर आप उसको प्ले कर लें, लेकिन कुछ कैटेगरीज होती हैं कि अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आप किस तरह के नेल पेंट करके जाएं या किस तरह का नेल आर्ट लेके जाएं, और अगर आप कैजुअल इवनिंग फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, गपशप पे जा रहे हैं, या आप किसी कैजुअल पार्टी पे जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएट करके बताइएगा कि किस किस तरीके से नेल आर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप कैजुअल आप किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, उसमें आपने इतने हैवी किस्म के नेल किए हुए बट लुक्स ऑड, तो ये बताइएगा कि कौन से इवेंट पे किस तरीके से बंदे को जो है नेल आर्ट करके जाना चाहिए। देखिए, अगर आप ऑफिस वर्क है या कहीं कैजुअल मीटिंग्स है या फॉर्मली आप कहीं जा रहे हैं, देन गो फॉर फ्रेंच नेल्स। ओके, इट लुक्स वेरी डिसेंट, नो कलर, नो कलर, आई डू मोस्टली। और उसके बाद अगर आप इवनिंग पार्टीज में जा रहे हैं तो गो फॉर वन नेल ग्लिटरी, ताकि आपका बहुत प्रोमिनेंट हो गया। लेकिन अगर आप वेडिंग में जा रहे हैं तो गो फॉर डिफरेंट नेल आर्ट, डिफरेंट कलर। वेडिंग में तो फिर आप, लेकिन दुल्हन वाला हाथ ना लगे, दुल्हन में नहीं आ रहे, देख रहे हो। ब्राइड्स भी बहुत आजकल नेल आर्ट करवा रही हैं, स्ट्रीक्स का बहुत ज्यादा आजकल ब्राइड्स का हो गया, बिकॉज लेंसेज का बहुत ज्यादा हो गया है, एक्सटेंशंस बहुत इन हो गई हैं, तो वो सब चीजें जो लोगों को पहले प्रॉब्लम्स होती थी, द वर्ल्ड इज कमिंग मोर इजी, और हमारा काम आसान हो गया। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा कि हम डिफरेंट टाइप की चीजें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो मुझे लगता है, और व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको लगता है बड़े शौक से सब कुछ अप्लाई कर लिया आपने और उसके बाद फिर आपको उसको रिमूव करना है, क्योंकि ठीक है बहुत अच्छी कंपनी के भी नेल रिमूवर कह रही हूँ, नेल एनामल रिमूवर आ रहा है, लेकिन वो सब रिमूव करना और उसके बाद कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें के लगने के बाद फिर येलो हो जाता है अगर आपने अच्छा ब्रांड यूज़ नहीं किया, या फिर ज़्यादा कोड लगा लिया आपने उसके बाद भी आपका नेल येलो हो जाता है। अब वो तो मुझे ये बताइएगा कि रिमूव करना किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है इजीली। देखिए, अगर आप प्रोफेशनली लगवाने गए तो प्रोफेशनली रिमूव करवाइए, गो टू द सैलून। खुद घर में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करें, बिकॉज तरह आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर हाथ आपका प्रॉब्लम में है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली ये है कि सैलून्स गए हर 15 डेज बाद कोशिश करें मैनिक्योर जरूर करवाएं प्रोफेशनली, और घर में आप वीकली जो है उसको बफिंग, फाइलिंग, और अगर आप बैठे में टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर लेमन डाल के गर्म पानी शैम्पू डाल के सोक कर दिया, आप फारिग बैठे लेमन से उसको छिलके से उसको थोड़ा सा वो रब करते रहें, तो जो येलो टच आता है वो टू मच कोटिंग्स ऑफ। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, जिन लोगों के नेल्स नहीं बढ़ते, वो एक पुराना टोटका हम नॉर्मली सुनते रहते हैं कि इसको पता है ना वो लहसुन लगा लो, और ये वो क्या वाकई वो उससे होता है? उससे होता है, लेकिन एवरीथिंग इज इन योर डाइट। You must take proteins, you must take lot of water, milk, fish. ये वो चीजें जो आपकी स्किन, हेयर और नेल तीनों को बैलेंस करके चलती हैं। अच्छा, एक कंप्लेन भी और एक इशू भी और एक सबके दिल की आवाज़ भी, वो क्वेश्चन कि हम लोग मैनी पेटी करवाने गए और उसके फ़ौरन बाद हमने नेल आर्ट लेना है, तो डेफिनेटली जब आप फ़ौरन बाद उसके नेल आर्ट लेते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ और कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है, नीट नहीं होता या नेल के ऊपर टिक नहीं रहा होता। तो क्या टिप है कि नेल आर्ट लेने से कितना टाइम पहले मैनी क्योर करवा ले बंदा जाके, क्योंकि अगर आपने फ्रेंच नेल्स लेने हैं तो वो तो चलें आप फ़ौरन मैनिक्योर के बाद आप करवा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि आपने फ़ौरन मैनिक्योर करवाया, उसके बाद फ़ौरन आपने जब कहते हैं अपने ब्यूटिशियन को कि मुझे नेल आर्ट भी चाहिए, तो वो आपको ऐसे करके दिखती है अच्छा, मगर फिर वो कर देती है लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं होता, सस्टेन नहीं करता। फिर देखिए, मैनिक्योर का मतलब है यू आर क्लीनिंग, गिविंग अ बाथ, गिविंग अ शावर टू योर नेल्स। ओके, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप उसके ऊपर थप चीजें लगवा रहे हैं। अगर आपने मैनिक्योर कराया तो उसको 3-4 दिन ब्रीथ करने दें, ये सब चीजें ब्रीदिंग करती है, स्किन ब्रीथ करती है, नेल्स बढ़ता है, वो जानदार चीज है, इसको ब्रीथ होने दें। फिर उसके बाद जब आपको कहीं जाना है तो नेल आर्ट करवा लें। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में उसको आप क्यूटिकल्स भी कटवा रहे हैं, क्यूटिकल्स क्लीन भी हो रहे हैं, नेल की बफिंग भी हो रही है, फिर उसके ऊपर आपने, तो उसमें तो आपको आपकी ब्यूटिशियन को चाहिए कि आपको गाइड करे। देखिए, सैलून्स आर नॉट अ प्लेस फॉर मिंटिंग मनी, इट इज अ प्लेस टू गाइड यू
आपके साथ बैठ के काउंसलिंग हो, आपको प्रॉपर टीच करे और फिर वो काम करे। ये नहीं कि जी क्लाइंट आया उसको मुर्गे की तरह काटो और गलत कर दो। वेरी राइट, दिस इज वेरी राइट, बिकॉज अब जितने भी पार्लर्स हैं, जितने भी वेल रेनाउंड एजुकेटेड, वो बैठ के काउंसलिंग करते हैं, आपको सही बात बता रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करें ना करें, बट ट्राई। जैसे हम डॉक्टर्स की बात को बिलीव करते हैं, इस तरह ब्यूटिशियंस की भी बातें लोग सुनते हैं। बिल्कुल, और ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि किसी को अच्छी ब्यूटिशियन मिल जाए आपके जैसी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शबाना जी, आप हमारे शो पर आई और इतनी जबरदस्त आपने हमें टिप्स दिए और हमें बताया कि किस आर्ट की जाए। एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसको टाइम दें आप, उसके बाद जाके आप जिस तरीके से सबा बोल रही थी, मैं तो फौरन तौर पर बोलती हूँ, सबा असल में शॉर्टकट मार रही होती है। सबा बोलती है आपने मैंने किया है ना, अब इसके ऊपर नेल आर्ट भी कर दें ताकि मुझे घर जाके कुछ ना करना पड़े, लेकिन वो खराब भी हो जाता है। नाज़रीन, ख़वातीन में नेल आर्ट तेजी से फैल रहा है, हम देख रहे हैं, और नाखूनों को आजकल के फैशन के मुताबिक मुख्तलिफ पैटर्न से सजाया जाता है और इस पर गोल्ड और महंगे पत्थरों से आराइश भी की जाती है। सबा जी हाँ, बिल्कुल, इसकी मकबूलियत के पेश नज़र मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स पर नेल्स पर डिजाइन बनवाने वाली खवातीन और नौजवान लड़कियों का रश दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने नेल बार ऑनर अनीशा यूसुफ से बात की है, आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। नेल आर्ट का रुझान बहुत ज़्यादा है आजकल, छोटी सी बच्चियों से लेके बड़ी ख़वातीनों तक, क्योंकि उसमें इतनी सारी वैरायटी होती है, कलर्स हैं, प्रिंट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि हम जो नेल एक्सटेंशंस हम करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं है। बहुत सारी ख़वातीनों को जो नाखूनों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फंगस हो गए या नेल टूट जाते हैं या ग्रो नहीं करते, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का उस नेल आर्ट से ज़रा हट कर होता है वो ट्रीटमेंट में ले लेते हैं, या जिनके नेल्स नहीं बढ़ते या नेल बाइटिंग होती है जिनको, तो नेल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। जब मैंने 2000 में इसकी ट्रेनिंग ली थी कनाडा से, और उसके बाद जब मैं 2004 में पाकिस्तान आई तो मैंने देखा इधर कोई इस किस्म का कोई ऐसा नेल सैलून नहीं है, कोई नेल बार नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ खुसूसन आपके हाथ और पाँव की टेक केयर की जाए। तो क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी और उस टाइम मतलब आई वाज द ओनली नेल टेक्नीशियन, तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस जब कराया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ लाहौर में भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया, लोगों में बताया, इसको इंट्रोड्यूस किया, इस नई टेक्निक को, इस प्रोडक्ट को, और मुझे आज भी बहुत पैशन है, मेरे हर वक्त हुए होते हैं नेल्स। जो 3 से 6 माह तक आपके स्टे करते हैं, इनमें कोई ऐसा डैमेज नहीं है, जब ओनली जब अगर आप किसी एक्चुअल प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं, और अगर आप मतलब अनट्रेन्ड या अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाकर ये कराएं तो येस देयर कैन बी अ डैमेज। ये बाहर के मुल्कों में इतना पॉपुलर है ये चीज़, क्योंकि आप एटलीस्ट 2 हफ्ते से 1 महीने तक आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि नेल कलर उतर गया है या आपका कोई आपने फ्रेंच मैनिक्योर कराया तो वो ख़राब हो गया। तो बहुत टाइम सेव करता है जब आप प्रोफेशनली करा लेते हो, हम सील करते हैं, कोई ऐसा केयर टेकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो हम आपके लिए कर देते हैं। तो एटलीस्ट फॉर 30 डेज़ आप बिल्कुल सुकून में उठें, जाएं अपने लंच, किसी बर्थडे पार्टी, शादी, कोई आपको अपने हाथों पाँव का वो नहीं करना पड़ेगा। इट्स जस्ट नेल कलर, और उसके ऊपर कोई आप जो भी प्रिंट डिसाइड करते हो या स्टोन्स लगाते हैं, कोई भी नेल आर्ट करते हैं, उससे प्रिंट होता है, इट्स ऑल कलर, तो ऐसा कोई डैमेज नहीं है। जबकि खुसूसन भी यूज़ हम एक बेस कोट लगाते हैं कि आपके जो कलर लगाने से येलो हो जाते हैं नेचुरल नेल्स, वो नहीं हो। कुछ ऐसे नेल आर्ट होते हैं जो फिर हम अगर उसकी एक भी पिक्चर रखें वो हर क्लाइंट कहता है यही कर दें, यही कर दें। जिस तरह अभी रिसेंटली हमने क्रोम नेल्स को प्रमोट किया था, वो मिरर इफेक्ट देता है आपके, बहुत सारी वैरायटी आ गई है। तो अभी लाहौर में ये बड़ा नया ट्रेंड चला था क्रोम नेल्स का, बल्कि अभी भी है, और डिफरेंट नेल आर्ट्स जो भी क्लाइंट्स पसंद करें उनकी पसंद पर होते हैं।
तो चले जी, आपने देखा कि किस तरीके से लड़कियां शौक से ये नेल आर्ट और नेल पेंट जो है अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करती हैं। और डेफिनेटली सादिया, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो फैशन हमारे मुल्क से बाहर 20 साल पहले या 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले आया हुआ होता है, वो फैशन हमारे मुल्क में बड़ी देर में आता है। और जब हमारे एक्सपर्ट वहाँ से जाके यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली फिर वो फैशन लेकर आते हैं और उनको हम अपने एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो भी यहाँ पर उन लोगों में से हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस नेल आर्ट को। लेकिन व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बताती चलूँ, जो हम लोग परमानेंट नेल लगवाते हैं उसके अंदर कोई केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसको हम फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो अब पेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो। उसके लिए खास तौर पर आप लोग अच्छे ब्रांड या फिर किसी अच्छे बंदे के पास जाएं जो आपको सही से गाइड करे, क्योंकि उसमें फंगस भी हो जाता है। तो वो बहुत सी वो साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं इसके, तो उसके लिए खास तौर पर ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको मिलाएंगे। नाखूनों को रंगों में रंगने वाली नेल आर्टिस्ट से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक जहाँ कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की मंदी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 45,600 की सतह पर आ गया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सफदर अब्बास से। जी सफदर अब्बास, क्या वजूहात है इस मंदी की? बिल्कुल, जैसे कि पनामा केस के हवाले से GIT अपना काम कर रही है। GIT रोजाना की बुनियाद पर अपनी कार्रवाई कर रही है। आज भी वजीर आजम के बेटी की पेशी मुतवक्का है। इसके अलावा मरियम नवाज जो वजीर आजम की साहबजादी हैं, उन्हें भी GIT ने 5 जुलाई को तलब किया, जिसके हवाले से समाचार काफी तजब्जुब का शिकार हैं। इसको लेके वो देखो इंतजार की पॉलिसी पर गामजन है। इसको लेके मार्केट में एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं और एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, जिसके बाद इस मार्केट में तकरीबन अभी भी कारोबार के दौरान 1000 पॉइंट से ज्यादा की रिकॉर्ड की गई, जो मई 2017 के अवाखिर में जो इंडेक्स 53,000 की रिकॉर्ड सतह पर था, अब तकरीबन 40,600 पर आ गया, 45,600 पर आ गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1-1.25 महीने के अंदर इंडेक्स तकरीबन 8,000 पॉइंट की रिकॉर्ड की गई। यकीनन इसकी वजह GIT और पनामा केस के समाती है, जिसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो GIT सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को पेश कर दी। इसके बाद एक अहम फैसला सामने आएगा। समाकर उसी फैसले को लेके कुछ इंतजार करो और देखो पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसको लेकर मार्केट में कुछ मंदी देखी जा रही है। जी सफदर अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल 10 जुलाई का ऐसा इंतजार हो रहा है लोगों को कि आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी महसूस की जा रही है, इन्वेस्टर भी काफी इनसिक्योर है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। खैर, अब कुछ बात करेंगे झटपट रेसिपी की और हल्की फुल्की भूख की। और जब लगती है हल्की फुल्की भूख और खाना बनाना हो झटपट और वो भी मजेदार, तो उसके लिए देखना पड़ती है मावरा की ये रैपिड रेसिपी।
यमी थी, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत जल्दी बनने वाली लेकिन मज़ेदार रेसिपी थी और कोशिश करूँगी कि मैं भी इसको बना सकूँ तो मैं ज़रूर चखाऊँगी, फिर सबा को क्योंकि सबा से मुझे तारीफ़ करवानी होती है अपनी डिशेस की। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नेल के हवाले से, तो आपको बताएं कि दूसरों से मुनफरिद नज़र आने के लिए ख़वातीन नाखूनों पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनवाती हैं और नाखून ना सिर्फ हाथों को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी तब्दील कर देते हैं, खासतौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए जो हाथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ख़वातीन के कटे हुए छोटे नाखूनों को खूबसूरत बनाना भी नेल आर्ट का कमाल होता है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही एक नेल आर्टिस्ट तूबा हैं जिनके पास नेल आर्ट की बहुत सी टिप्स हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या टिप्स दे रही हैं। नेल आर्ट बेसिकली जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो डिपेंड करता है कि उनको किसी इवेंट में जाना है या उनके जो है आउटफिट कैसा है, कलर्स कैसे हैं, तो वो माइंड में रखते हुए मैं उनको फिर थोड़ा गाइड करती हुई मैं इस तरह से आपको फ्रेंच टिप्स दूँ या फुली नेल उनको कलर चाहिए, स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं नेल आर्ट के। मैं एक पेंटर भी हूँ, मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मोस्टली ऑयल पेंटिंग्स एंड एक्रिलिक पेंट्स ऑन कैनवस। तो सबका सब आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है। मैं आई यूजुअली पेंट लायंस एंड टाइगर्स, तो मेरा नेल आर्ट में भी कहीं ना कहीं उससे जो है इंस्पायर्ड ही होता है। मैं मोस्टली एनिमल प्रिंट्स पेंट करती हूँ गोल्ड्स एंड सिल्वर्स में विद स्टोन्स। नेल आर्ट बेसिकली ये है कि आप अपने नेल्स पे डिफरेंट पैटर्न्स शो कर सकते हैं। आप अगर जैसे लॉन प्रिंट्स चल रही हैं तो आपके जो आउटफिट में प्रिंट्स हैं वो आप नेल्स में अगर कुछ अपने बनाना चाह रहे हैं इस तरह कर सकते हैं। और पहले के टाइम में तो प्लेन सिर्फ नेल कलर लगता था, एक सिंगल कलर रेड कर लिया, पिंक कर लिया, पर अब जो है डिफरेंट फ्रेंच टिप्स पे भी इतनी वैरायटी है कि जो है लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में तो टूल्स तो मिलते ही नहीं थे। मैं हेयर पिन्स, बॉल पॉइंट लेके मैं खुद ही जो है डिज़ाइन करती थी। ब्रशेस जो है टिन ब्रश मुझे नहीं मिलता था, मैं कोई भी ब्रश मिल के उसको जो है उसके ब्रिसल्स काट के उसको फाइन ब्रश करके तो उस तरह नेल आर्ट करती थी। तो डिफरेंस आए ऑब्वियसली, अब न्यू चीज़ें आती जा रही हैं आजकल, जैसे मिरर पाउडर चल रहा है, क्रोम नेल्स चल रहे हैं। बाकी ये कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि नेल पेंट से ही नेल आर्ट हो, एक्रिलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अपनी बेस कोट दें और उस पर एक्रिलिक पेंट से डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे तो वेडिंग और इवनिंग जो पार्टीज़ हैं उसके लिए ज़्यादा लोग करवाते हैं नेल आर्ट, तो उनको जो है मैंने नोटिस किया है ज़्यादा हैवी उस तरह की लुक नहीं चाहिए, एक डेलिकेट सा एलिगेंसी लुक आए, जो लाइट शिमर्स हों स्टोन्स के साथ इस तरह से, तो वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं करवाना। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जैसे उनको एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उनको जो है 3D स्टिकर्स चाहिए थे, रियली हैवी वंस जो उनको पूरी 10 फिंगर्स में चाहिए थे, पर उनकी एज के हिसाब से मुझे नहीं लगा उन पे सूट करेंगे, प्लस जिस इवेंट में उनको जाना था। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि जैसे वो रिंग फिंगर में अपना जो है स्टिकर्स दे दें, बाकी थोड़ा लाइट रखें, तो ऐसा बैलेंस हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है क्लाइंट्स को कि उन पर सूट करे और जो करवा रहे चीज़ टैकी नहीं लगे, स्टाइलिश लगे। नेल आर्ट का फ्यूचर पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से टाइम से चीज़ आती है। अगर जैसे कोई नया ट्रेंड आया है, कोई नए प्रोडक्ट्स आए हैं, तो पाकिस्तान में थोड़ा टाइम के बाद अवेलेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे लोगों को क्योंकि अवेयरनेस होती जा रही है, तब स्लोली जो है यहाँ पे मुझे फ्यूचर नज़र आता है अच्छा, कि अब तो काफ़ी नेल सैलून्स भी हैं। जी बिल्कुल, तूबा का काम आपने देखा और काफ़ी अच्छी टिप्स देके गई हैं तूबा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास टूल्स नहीं है। सबा वो बता रही थी कि उनके पास जब टूल्स नहीं होते थे तो वो हेयर पेन या फिर छोटे छोटे से जो ब्रशेस या फिर आईलाइनर का जो ब्रश होता है उससे यूज़ करती थी। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उनसे काम कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास भी ये कंप्लीट चीज़ें नहीं है, या फिर फाइनली वही सैलून का रास्ता रह जाता है हमारे पास। नाज़रीन, मजीद भी बात करेंगे इसी हवाले से। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे चमकते सितारे भी। अभी लेंगे हम एक ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ स्टूडियोज में अब मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे ज़ैन, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। हम ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सुन रहे थे और आपको भी जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ज़ैन तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास मौजूद हैं आज, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में हमारी। ज़ैन, कब से शुरू हुआ ये सिलसिला गानों का? क्योंकि मुझे जब आपने ऑफ कैमरा सुनाया तो बड़ा पक्का राग लगा रहे थे आप, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कितने अरसे से ये जारी है, किसने सिखाया, कैसे दिमाग में आया कि मैं सिंगर बन सकता हूँ? मैंने अपनी 10 इयर्स की एज में मैंने स्टार्ट किया था सिंगिंग। शौक था मुझे गाने का तो अपने बचपन से ही मैंने सीखता आ रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। अच्छा, कोई मतलब ऐसे उस्ताद जिनका नाम लेना चाहेंगे आप? जी, मेरे उस्ताद हैं परवेज़ चन्ना। परवेज़ चन्ना, अच्छा, गुड। और उसके बाद फिर उसको प्रोफेशन भी बना लिया? जी बिल्कुल, इसको प्रोफेशन शौक किया। अच्छा, नहीं आज क्या चूज़ करके आए हैं कि मैंने शो में ये सुनाना है और ये गाने चूज़ किए मैंने? गाने तो काफ़ी सारे हैं गाने के लिए, तो गाने तो खत्म नहीं होते। आज आपकी स्पेशलिटी क्या है ज़ैन? क्लासिकल गाते हैं या पॉप रॉक गाते हैं, क्या गाते हैं? मिक्स ही करते हैं। मिक्स गाते हैं। अभी क्या सुना रहे हैं, जल्दी से सुनाइए। अभी एक पाकिस्तानी सॉन्ग है। श्योर, लेट्स स्टार्ट। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, जब से देखा तुम्हें कुछ नहीं है सनम, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ हो, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना। यहीं से एक साथ ही स्टार्ट कर देते हैं हम सेकंड सॉन्ग भी, जो हम ऑफ कैमरा गा रहे थे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। जबरदस्त जबरदस्त, सुपर सुपर। मुझे इतनी ज्यादा समझ तो नहीं है क्लासिकल सॉन्ग्स की, लेकिन डेफिनेटली जब आप गा रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा था। और डेफिनेटली जो जानते हैं क्लासिकल सिंगिंग वो देख रहे होंगे और उन्होंने सुना होगा, बड़े बड़े सिंगर्स के गाने और आपने वाकई हक अदा किया। थैंक यू।
चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए। और आज का शो आपको कैसा लगा, आज के शो में जो हमारे गेस्ट थे वो आपको कैसे लगे और हमारी थीम कैसी लगी, ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट्स पर। आप अपनी कहानी बता सकते हैं। और जाने से पहले जुगनी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले मारूफ लोक फनकार आलम लोहार की 38वीं बरसी के मौके पर इनके कुछ मुनफरिद गीत आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपको मैच खेल चाहिए। Honey